आज हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें सेमेस्टर 1 में एक मॉडल पेपर कॉमर्स वर्ल्ड पहले फर्स्ट मॉडल पेपर लेकर आया था और आज सेकेंड मॉडल पेपर, चूँकि एक मॉडल पेपर यूनिवर्सिटी जारी की है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और 2 मॉडल पेपर हम लोग अपने से बनाए हुए हैं। तो मॉडल पेपर जो यूनिवर्सिटी जारी की उसका सॉल्यूशन तो करके यूट्यूब पे भी डाल दिया गया है और एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है। मॉडल पेपर जो कॉमर्स वर्ल्ड की तरफ से 1 जारी किया गया था उसका भी सॉल्यूशन अवेलेबल हो गया है और आज हम लोग मॉडल पेपर 2 का सॉल्यूशन करेंगे जो कॉमर्स वर्ल्ड की तरफ से मॉडल पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 2 जारी हुआ है। और देखिए कि मॉडल पेपर में क्वेश्चन और आंसर दोनों किया हुआ है और सारे के सारे आंसर करेंगे, लेकिन आपको सारा आंसर नहीं करना है। आप सभी लोगों को मालूम है कि 2 ग्रुप में क्वेश्चन बटा होता है, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन होते हैं और तीनों का जवाब आपको देना है, यानी कंपलसरी है, ऑल क्वेश्चंस आपको आंसर करने पड़ेंगे। ग्रुप ए में जो क्वेश्चन होते हैं 3, उसमें से 1 क्वेश्चन में 5 एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 2 और 3 जो है 5-5 नंबर का होता है। इसका मतलब 1 नंबर क्वेश्चन में भी 5 एक नंबर के होंगे 5 नंबर और 2 और 3 में भी 5-5 नंबर का क्वेश्चन। इन 15 नंबर का क्वेश्चन ग्रुप ए से मिलेगा और ग्रुप बी में 7 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे। एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, तो 15 × 4 60 नंबर वहाँ से और 15 नंबर यहाँ से। टोटल जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है वो 75 नंबर का होने वाला है। 25 नंबर आपका कॉलेज असेसमेंट करके देगा जिसमें आपके इंटरनल के मार्क्स जुड़ेंगे और अटेंडेंस जुड़ेंगे, बिहेवियर जुड़ेंगे। 25 नंबर कॉलेज के पास है। तो 75 नंबर को जो हम लोगों को एग्ज़ाम लिखना है उसका हम लोग एक मॉडल पेपर 3 लेकर है। वैसे मॉडल पेपर सेट 2 है ये कॉमर्स वर्ल्ड का, बाकी एक तो यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व कर ही लिए थे पहले से। तो ये मॉडल पेपर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्रुप ए का हम लोग देखिए क्वेश्चन भी लिखा हुआ और आंसर भी किया हुआ है कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे के पास सिर्फ क्वेश्चन दे देते हैं ना, तो अपनी मर्जी से जैसे मन करता है वैसे आंसर कर देता है। इसलिए सही आंसर क्या होना चाहिए, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, सारे क्वेश्चन का आंसर देना होगा। एक नंबर के 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे 1 के अंदर। पहला क्वेश्चन पूछता है कि राइट द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। तलपट का अर्थ लिखिए, ट्रायल बैलेंस का मीनिंग बताइए। तो पहला आंसर में लिखा है कि तलपट खाता बही के डेबिट तथा क्रेडिट सेट से बना हुआ विवरण है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ, कहाँ से बनता है स्टेटमेंट, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स। थोड़ा सा आज गाना बज रहा है, डिस्टर्ब ज़्यादा होइएगा, सरस्वती पूजा है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे कि ट्रायल बैलेंस लेजर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस से बना हुआ एक स्टेटमेंट होता है जिसका दोनों साइड आपस में बराबर हो जाना इस बात का प्रूफ होता है कि आपके यहाँ किसी भी तरह का अर्थमेटिकल एक्यूरेसी यानी गणितीय शुद्धता अच्छी है, गणितीय शुद्धता है, किसी भी तरह का अर्थमेटिकल एक्यूरेसी में दिक्कत नहीं है। जो ट्रायल मिलना इस बात का प्रूफ नहीं है कि सारा खाता सही है। ट्रायल मिलना सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि रुपये पैसे में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। यानी ट्रायल बैलेंस न्यूमेरिकल एक्यूरेसी को चेक करता है, गणितीय शुद्धता को जांचता है कि रुपये पैसे में कहीं गलती नहीं, लेकिन रूल्स की गलती ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी हो सकती है। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है कि स्टेट द फंक्शन ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर का क्या कार्य है बताइए। तो लेजर का काम है जो जर्नल जब हम बनाते हैं तो जर्नल में सारे ट्रांजेक्शन को अलग अलग जगह पे लिखते हैं। लेजर का काम है सारे अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पे क्लासीफाई करना, वर्गीकृत करना, ताकि एक पार्टी से रिलेटेड सारे लेन देन को एक जगह पे लिखा जा सके। राम का सारा एक जगह, श्याम का सारा एक जगह, कैश का सारा एक जगह, महेश का सारा एक जगह, गणेश का सारा एक जगह। इससे आसान पड़ता है इन्फॉर्मेशन को लाने में। तो लिखा क्या देखें कि लेजर हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स। जितने लेन देन होते हैं उनको क्लासीफाई करने में लेजर क्या करता है, मदद करता है। खाता बही लेन देनों को वर्गीकृत करने में सहायक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिस्काउंट, कटौती क्या है। तो डिस्काउंट का लिखा है कि एनी डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स इज नोन एज डिस्काउंट। किसी वस्तु के मूल्य में की गई कमी क्या कहलाती है, कटौती कहलाती है। उसके आगे हम लोग चलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ। डबल एंट्री सिस्टम किस तरह के रिकॉर्ड्स को रखता है, तो ध्यान दीजिएगा। सिंगल एंट्री सिस्टम में केवल पर्सनल अकाउंट का रिकॉर्डिंग होता था, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम जो है वो पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीनों खाते का रिकॉर्डिंग करता है। डबल एंट्री सिस्टम में पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीनों खाते का रिकॉर्डिंग होता है। पर्सनल अकाउंट को भी लिखा जाता है, रियल अकाउंट को भी लिखा जाता है और नॉमिनल अकाउंट को भी लिखा जाता है, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में पर्सनल अकाउंट का ही रिकॉर्डिंग होता था, याद रखिएगा। तो इसमें तीनों खाते का रिकॉर्डिंग होगा। और नेक्स्ट है कंप्यूटर से आ गया, व्हाट इज़ टैली। तो टैली इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। वो भी भारत का बना हुआ खुद का सॉफ्टवेयर है। यानी आप अगर अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग के 2 तरीके हैं। एक मैनुअल अकाउंटिंग जो हम लोग हिसाब किताब करते हैं कॉपी में, उसको बोलते हैं मैनुअल, ठीक है, मानवकृत इंसान जो करता है अकाउंटिंग। हम लोग जो हिसाब किताब, हर दुकानदार हिसाब किताब करता है कॉपी में, वो होता है मैनुअल। और एक होता है डिजिटल जिसको कंप्यूटराइज्ड बोलते हैं। तो एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग यानी एक हिसाब किताब कंप्यूटर में रखा जाता है और एक हिसाब किताब हम लोग रखते हैं बिजनेस में।
और आप फर्स्ट ईयर से लेके अभी तक जो पढ़े हैं वो ऑफलाइन वाला पढ़े, मानवकृत पढ़े। इंसान वाला कैसे लिखता है इंसान, लेजर जर्नल सब कॉपी में लाइन खींच खींच के बनाते थे। एक होता है ये जो हम लोग बनाते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमन क्रिएटेड अकाउंटिंग या ह्यूमनाइज्ड अकाउंटिंग बोलते हैं, मानवकृत लेखांकन। और एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है। तो टैली एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, यानी कंप्यूटरकृत लेखांकन है। और क्या करता है कंप्यूटर वाला बताइए, आदमी से ज़्यादा फास्ट काम करता है या कम? आदमी से ज़्यादा फास्ट। आदमी बताइए, आपको जर्नल लेजर ट्रायल बनाने देंगे तो पसीना उतर जाएगा। वहाँ एक खाली लेजर क्लासीफाई कीजिए और जर्नल बनाइए, सब ऑटोमेटिक बन गया। ट्रायल बन गया, फाइनल अकाउंट बन गया, कैश बुक बन गया, सब्सिडी बुक सब एक साथ बन गया, कैश फ्लो बन गया, फंड फ्लो सब एक साथ ऑटोमेटिक बन गया। तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो है वो जो मानवकृत लेखांकन था, जो ह्यूमन रिकॉर्डिंग था, उसको ईजी बना दिया। इतना ईजी बना दिया कि आसानी से आप अपना डेटा को आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। आगे हम लोग को क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन भी नीचे ही है। तो टैली क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, लेखांकन सॉफ्टवेयर। अब देखिए नीचे लिखा है कि व्हाट इज़ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, हाउ इट इज़ डिफर फ्रॉम ह्यूमन अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, चूँकि देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है तो इंग्लिश आसान रहेगा और हिंदी टफ रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर को हिंदी में लिखना बहुत टफ काम है, इंग्लिश में आसान है। तो हम लोग इंग्लिश में पढ़ते जाएंगे, हिंदी आपके पास लिखा हुआ है, जो हिंदी मीडियम वाले लोग हैं उनके काम के लिए। तो सबसे पहले बोल रहा है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है और ये ह्यूमन अकाउंटिंग सिस्टम से क्या अलग है। आखिर क्या कंप्यूटर में हम अकाउंटिंग करके क्या नया चीज़ कर लेते हैं। एक पुराने दुकानदार को ले जाओ ना अभी छोटे दुकानदार के पास कि भैया तुम डिजिटल हो जाओ, बोलता है क्या ज़रूरत है, हमारा डायरी काफ़ी है, उसी में लिख लेते हैं। डिजिटल होना नहीं चाहता, तो आखिर क्या नया चीज़ है, क्यों भाई बड़े बड़े बिजनेस डिजिटल होने के पीछे कंप्यूटर में ही सारा अकाउंटिंग करते हैं। बोलता हमको डायरी रजिस्टर का कोई काम नहीं, हमारा सारा काम सिस्टम में होगा, सिस्टमैटिक चलेंगे। तो देखिए अंतर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बोलता है कंप्यूटराइज्ड लेखांकन प्रणाली का अर्थ ऐसी लेखांकन सूचना प्रणाली से है जो सर्वमान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत यानी गैप जिसको हम लोग बोलते हैं के द्वारा वित्तीय लेन देनों को प्रोसेस करती है ताकि आवश्यकता अनुसार रिपोर्ट तैयार की जा सके। यह डाटाबेस आधारित एप्लीकेशन है। जो भी काम होता है डेटाबेस पर होता है। डेटा मतलब समझते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, वो भी हम लोगों के पास एक डेटाबेस रहता है और जहाँ लेन देनों को संगठित रूप में स्टोर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो भी कंप्यूटर में लिखा जाएगा, जैसे आदमी से गलती हो सकता है लेकिन मशीन को जो आप बता दिए गैप का जो नियम है वो मशीन को एक बार इंस्ट्रक्ट कर दिए तो मशीन वैसा डिज़ाइन किया गया है। ये जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है ऐसा डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर जो गैप के नियम को कभी फेल नहीं करेगा, प्रिंसिपल्स को कभी फेल नहीं करेगा। किसी भी प्रिंसिपल को हम लोग गलती कर सकते हैं, हो सकता है भूल गए कोई प्रिंसिपल और गलत लिख दिए, कंप्यूटर में जो एक बार डाल दिया गया सिस्टम में वही ना काम करेगा। जैसे हमारा मोबाइल काम करता है, जो एक बार डाल दिया गया वैसे ही काम करेगा। आप उल्टा पल्टा करेंगे मोबाइल हैंग करना शुरू कर देगा। तो वही यहाँ लिखा है कि ये गैप के सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, सारे रूल्स को फॉलो करता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं नीचे, और ये सारा काम किसके बेस पर करता है, देखिए सारा क्या है डेटाबेस के ऊपर करता है और इसका काम प्रोसेसिंग का है। प्रोसेसिंग मतलब है कन्वर्सन, जो आप रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, जो आप इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जो हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं ना, हमारे टैली में ही डाल रहे हैं, कुछ आप टाइप कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं, इनपुट। जो हम इनपुट डालते हैं उसके बाद उसका प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेस होकर मेरे पास क्या निकलता है, आउटपुट। तीन ही काम कंप्यूटर में होता है। हम इनपुट डालते हैं, कंप्यूटर का काम है प्रोसेसिंग करने का, हमारा काम है इनपुट डालने का। आप कुछ नहीं डालिए, अगर बोलिएगा अपने आप आ जाओ तो कुछ आ जाएगा, तो आपको इनपुट डालना पड़ेगा। तो इनपुट हम डालेंगे, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा और हमको आउटपुट दे देगा, और कुछ नहीं। मोबाइल में आप क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं, मोबाइल उसको प्रोसेस करता है और आपके पास आउटपुट डाल देता है। कोई दिक्कत किसी को, तो यही काम कंप्यूटर का है। तो आगे देख चलते हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में हम लोग डेटाबेस के ऊपर काम करते, बोलता है सुसंगठित डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए प्रयोगकर्ता अपेक्षित इंटरफेस का प्रयोग करता है। एक इंटरफेस आपके पास आएगा। अब बताइए, अब अगर हम डेटाबेस को यूज़ करना चाहेंगे तो उसके लिए एक इंटरफेस खुलना चाहिए ना सामने। इंटरफेस का मतलब स्क्रीन के ऊपर जो हमारा खुलता है उसको इंटरफेस बोलते हैं। तो इंटरफेस का प्रयोग करता है उचित रिपोर्ट देने के लिए संग्रहित डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। जो आप डेटा डालते हैं उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। और कंप्यूटर में डेटाबेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन के बेसिक आवश्यकताओं को आधारभूत कंप्यूटर की लेखांकन प्रणाली आलंकित करती है। मतलब यहाँ समझोगे, यूज़र आर एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट वन स्ट्रक्चर्ड डेटा, uses the interface and convert the collected data into information for giving appropriate reports. The basic computerized accounting system covers the basic requirements of database oriented application in the computer. जो कंप्यूटर में database oriented application है उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। नीचे लिखा है
कि सॉफ्टवेयर हैज़ बीन क्रिएटेड टू ट्रैक द अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ ऑल कंपनीज। सॉफ्टवेयर क्या करता है? सभी कंपनियों के लेखांकन प्रविष्टि को ट्रैक करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है। क्या आसानी से आप ट्रैक कर सकते हैं? आगे क्या है, क्या क्या हो सकता है? इसमें ऐसे सॉफ्टवेयर सम्मिलित होते हैं जो सभी कंपनियों की लेखांकन प्रविष्टि को ट्रैक करती है ताकि वित्तीय रिपोर्ट देने का उद्देश्य पूर्ण हो सके। जितने कंपनी हैं उसके सारे अकाउंटिंग को हम क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर के जरिए ट्रैक करते हैं ताकि कभी भी आसानी से हम रिपोर्ट दे सकें जिस तरह का रिपोर्ट इसमें मांगा जाता है। दूसरा, इससे यह पता चलता है कि इन दिनों व्यवसाय में कोई भी व्यक्ति कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली का प्रयोग कर सकता है। विभिन्न प्रकार की कंपनी में कि अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत प्रकार के हल उपलब्ध है। मतलब हर तरह के कंपनी, अलग अलग जो कंपनियां हैं उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अलग अलग तरह के यहाँ पे सारे मैनुअल्स अवेलेबल है, सारे सिस्टम्स अवेलेबल हैं। आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं मानव वाला में क्या दिक्कत है। आदमी वाला में क्या होता है जो बताइए, जिसको हम लोग मैनुअल काम बोलते हैं। दो तरह का काम होता है, मैनुअल और कंप्यूटर। तो मैनुअल वाले में क्या होता है देखिए, तो पहला बोलता है कि इसमें लेन देनों का लेखांकन सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें जितना लेन देन हम लोग लिखते हैं, आज तक जो लिख रहे हैं वो सिद्धांत पर लिख रहे हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। नीचे क्या है, इसमें वित्तीय लेन देनों का लेखा प्रविष्टि प्रारंभिक पुस्तकों से होता है। इन दिस अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इज डन फ्रॉम द इनिशियल बुक। इनिशियल बुक कौन होता है? जर्नल, जिसको बुक कीपिंग बोलते हैं, वहीं से शुरू होता है। और आपकी जबकि टैली में जाओगे जर्नल पहले नहीं बनता, पहले लेज़र बनता है। टैली में पहले क्या बनता है? लेज़र, तब जर्नल। अगर आप टैली सीखे होंगे तो आप याद कीजिएगा, पहले लेज़र बनाते थे। कंपनी क्रिएट करिए, फिर लेज़र बनाइए, और लेज़र बनाने के बाद जर्नल बनता है। और यहाँ पहले क्या बनाते हैं? ये है मैनुअल, वो है कंप्यूटराइज्ड। आगे चलते हैं। इस प्रणाली में आरंभिक पुस्तकों में रिकॉर्ड लेन देन को खाते में वर्गीकृत किया जाता है। परिणाम स्वरूप लेन देनों का दोहरा लेखा किया जाता है। बोलता है इन दिस सिस्टम द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द इनिशियल बुक दैट मीन्स जर्नल आर क्लासिफाइड इनटू अकाउंट्स। पहले जर्नल बनाया जाता है, फिर उसको क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग खातों में। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, अलग अलग खाते में बांटते थे ना, राम का अलग, श्याम का अलग, बैंक का अलग। रिजल्टिंग इज डबल अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब सबसे पहले इसमें हम बनाते हैं जर्नल, फिर बनाते हैं लेजर, जबकि कंप्यूटराइज में पहले बनता है लेजर, फिर बनता है जर्नल। यही सिस्टम फॉलो किया जाता है। और क्या है देखिए, अगर एक आदमी की बात करें तो बोलता है इस प्रणाली में विभिन्न खातों के शेष के द्वारा तलपट बनाया जाता है। जो आप लेजर बनाते हैं तो लेजर का जो बैलेंस होता है उसी से ना ट्रायल बैलेंस बनाते थे, याद कीजिए। मैनुअल पढ़े हो ना, जर्नल बनाए, जर्नल से लेजर बनाए, तो लेजर का जो बैलेंस निकलता था BDU से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तलपट बनाते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग वही तलपट बनाने का कदम, और इस प्रणाली के अंतिम खातों की तैयारी में तलपट की उपलब्धता पहले मानी जाती है। यानी अगर ट्रायल बैलेंस नहीं रहेगा तो फाइनल अकाउंट इसमें नहीं बना पाएंगे। ऐसा इसमें है कि बिना ट्रायल बैलेंस का आप कभी भी फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते हैं। जबकि कंप्यूटराइज में कुछ नहीं, हम फिर बता रहे हैं, सबसे पहले लेजर, और लेजर के बाद सिर्फ जर्नल, बाकी ट्रायल फाइनल अकाउंट सब अपने आप बन जाएगा। आपको नहीं कुछ बनाना है। कितना आसान है वो समझिए। जिसको बनाने में आप 1 साल गुजार देते हैं ना, वो तुरंत कंप्यूटर करके रख दिया, ऑटोमेटिक करके रख दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं डिजिटल अकाउंटिंग सिस्टम या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। आप सारा अकाउंटिंग डिजिटलाइज रख दीजिए। अब सोचिए कि एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए एक कंपनी अमेजन अब पूरी दुनिया से ऑर्डर लेती है, और पूरा बायोडाटा आपके उसके पास है। आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका नाम, फादर्स नेम, याद कीजिए, सब डाले हैं। करोड़ों कस्टमर है सर, एक दिन ऑर्डर मारता है और आपके एड्रेस पर पहुंच जाता है सामान। इसका मतलब क्या है? वो सोचिए कैसा डेटाबेस रखा है। और एक आम दुकानदार जो मैनुअल अकाउंटिंग रखता है, हिसाब किताब, उसको पूछिए कि जो कस्टमर अभी गया आपसे सामान ले गए, चढ़ा तो दिए डायरी में, कहाँ रहता है? बोला नहीं पता है। बस आता है ये जानते हैं। बोले फ़ोन नंबर पता है? बोला नहीं पता है। एड्रेस पता है? नहीं पता है। आज से 3 महीना पहले क्या लेके गया था? बोला नहीं पता है। और आप पूछ लो अमेजन को, क्या से 6 साल पहले ये ऑर्डर दिया था? बोला अभी तुरंत बता देते हैं। उसका पूरा बायोडाटा बता देंगे, हाँ या नहीं। कब ऑर्डर देता है, कब एक्सचेंज करता है, पता चला। एक कस्टमर का बायोडाटा जब आप चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं कस्टमर हर सामान खरीदता है, फिर वो रिटर्न कर देता है। इसका मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा है कि शादी है भैया का, तो कपड़ा खरीद के मंगाए और शादी में पहन लिए 2 दिन, फिर पैक किए और रिटर्न। बार बार देख रहे मंगा रहा है रिटर्न, मंगा रहा है रिटर्न। इसका मतलब इसको ज़्यादा समस्या है तो उसको ब्लॉक कर देता है। इसको ब्लॉक करो, ऐसे यूज़र्स को नहीं देना आप, हाँ या नहीं। उसका ऑप्शन है हटा दो कि बिना
पेमेंट का आपको सामान ही नहीं भेजेंगे और रिटर्न का सुविधा हटा दो ऐसे कस्टमर्स को, तो देखिएगा उनके साथ वही काम करता है कंपनी। कैसे पता ये ऐसे ऐसे कर रहा है? और ऑफलाइन में आप संभव है कि अगर 1000 कस्टमर है तो याद कर पाएगा? कभी नहीं, बहुत समस्या है। इसीलिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। और लास्ट देखिए, ह्यूमन अकाउंटिंग सिस्टम में इस प्रणाली में वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने के बाद लेखाकार अगली लेखांकन अवधि के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब इस साल खाता उधर बंद कर दिया, एकदम 31 मार्च तक सब हिसाब किताब क्लियर कर लिया, फिर अगले साल के लिए रेडी हो जाता है। जबकि उसमें दिक्कत नहीं है, उसमें उसी में कंटिन्यू चलते रहता है। समझ गए? अपने आप वो बनता जाएगा। और जैसे 31 मार्च तक का हिसाब होगा वो अपने आप 31 मार्च का रिपोर्ट अलग कर दिया, फिर नेक्स्ट ईयर अलग हो जाएगा। सब अपने आप उसमें कर देता है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सोचिए कि कितना आसान हो गया कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अब चलते हैं नीचे क्वेश्चन में। ये हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन कंपलसरी था इसका आंसर करना, और आंसर किया हुआ भी है। यहाँ से बैठ के भी आप आराम से नोट्स कर लेंगे, आसान पड़ेगा। कोई दिक्कत है? और जिनको PDF चाहिए मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन है जो आप लोगों को 5 नंबर का पूछेगा। क्या बोलता है? व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, हाउ इट इज़ डिफर फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है और ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से कैसे अलग है? क्या अंतर है दोनों में, इनकम एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट में? कुछ आइडिया है आप लोगों को? तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको हम बता चुके थे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट कैशबुक की तरह बनता है और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट PL अकाउंट की तरह बनता है। ठीक है? रिसिप्ट एंड, पहले हम थोड़ा सा समझा देते हैं फिर पढ़ देंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट में किसी भी साल का रिसिप्ट और किसी भी साल का पेमेंट लिखेंगे। फिर से सुनिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट में किसी भी साल का, चाहे इस साल का हो या इससे पहले का साल का हो या आगे का साल का हो, सारा रिसिप्ट लिखेंगे और सारा पेमेंट लिखेंगे, चाहे किसी भी साल का हो। जबकि इनकम एक्सपेंडिचर में केवल करेंट ईयर के इनकम और करेंट ईयर के एक्सपेंडिचर को लिखेंगे। बात समझ गए? तीसरा बात है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में जब पैसा आएगा तभी लिखेंगे। रिसिप्ट होगा तो लिखेंगे, पेमेंट होगा तो लिखेंगे। जैसे आउटस्टैंडिंग है तो नहीं लिखेंगे इसमें। जबकि इसमें बोलता है कि पेमेंट हो या ना हो आपको लिखना पड़ेगा, 1 साल का पूरा लिखे। तो यहाँ यही चीज़ अंतर है, देखिएगा करके। सबसे पहले तो सबसे पहला बोलता है कि बनाने का उद्देश्य, पर्पस ऑफ मेकिंग, क्यों बनाते हैं रिसिप्ट पेमेंट? तो रिसिप्ट पेमेंट बनाते हैं सारे नगद लेन देनों को लिखने के लिए, सारे कैश ट्रांजेक्शन को लिखने के लिए खाता बनता है जिसका नाम क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इस खाता को बनाने का मुख्य उद्देश्य एक निश्चित अवधि के सभी नगद लेन देनों को जानना है। द मेन पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस अकाउंट इज नोन ऑल द कैश ट्रांजेक्शन ए गिवन पीरियड। एक साल के अंदर जो आपके पास पैसा आया, चाहे किसी भी साल का पैसा आया, हो सकता है अगले साल का पैसा है, लेकिन अगर 20 साल में 1 अप्रैल से 31 मार्च में कोई पैसा आया है, किसी भी साल का हो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा आया है और पैसा गया है, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक लेजर बनाते हैं जिसका नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और इनकम एक्सपेंडिचर में ये नहीं बोलता कि किसी भी साल का, बोलता है 1 साल में कितना खर्चा हुआ है उसको लिखे। पैसा दिए हैं नहीं दिए हैं कोई दिक्कत नहीं, सब लिखना है। देखिए क्या लिखा है, इस खातों को बनाने का मुख्य उद्देश्य एक निश्चित अवधि के आयगत व्यय और आयगत प्राप्तियों के शुद्ध आर्थिक परिणामों को जानना है। ये शुद्ध आर्थिक परिणाम 2 तरह का हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है। मतलब फ़ायदा भी दिख सकता है। सरप्लस का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। खर्चे के ऊपर अगर इनकम ज़्यादा हो गया तो ये कहलाता है सरप्लस। और डेफिसिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इनकम के ऊपर खर्चा ज़्यादा हो गया तो कहलाएगा डेफिसिट, घाटा। तो यहाँ पे हम लोग या तो सरप्लस जानने की कोशिश करते हैं कि फ़ायदा हो रहा है, या डेफिसिट जानने की कोशिश करते हैं कि घाटा हो रहा है। तो इसका पर्पस है 1 साल के अंदर जितने रिसिप्ट हुए हैं और जितने पेमेंट हुए हैं उसको एक जगह पे रिकॉर्ड करना, इसका पर्पस है। और ये बोलता है कि 1 साल के अंदर जितने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम आए हैं उनको प्लस माइनस करके और हम लोगों को सरप्लस और डेफिसिट निकालना है कि घाटा हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। दूसरा है डेबिट पक्ष में लेखा। क्या क्या लिखते हैं डेबिट साइड में बताइए? यहाँ ब होना चाहिए। डेबिट पक्ष में लेखा बताइए, डेबिट साइड रिकॉर्डिंग क्या होगा? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में रिसिप्ट लिखते हैं। देखिए लिखा है, इस खाते के डेबिट पक्ष में वर्ष के दौरान दी गई सभी पूंजीगत और आयगत प्राप्तियों को लिखा जाता है। जितना कैपिटल रिसिप्ट होता है या रेवेन्यू रिसिप्ट होता है वो लिखते हैं। मतलब पैसा आए ना, चाहे कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, पैसा आएगा तो लिखेंगे। और इसमें क्या होता है? ओनली रेवेन्यू नेचर लिखा जाता है। देखिए इसके साइड में क्या बोलता है? इस खाते के डेबिट पक्ष में केवल वर्तमान वर्ष के आयगत भुगतानों को लिखा जाता है। यानी इसके डेबिट साइड में याद कीजिए, रिसिप्ट आप जब बनाते थे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तो उसके डेबिट साइड में आप जितने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते थे उसको लिखते थे। और 1 साल का, सिर्फ इस साल का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना होगा वो लिखेंगे। फॉर्मेट याद कीजिएगा, आप लोग बताए थे ना कि अगर हम
इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे तो उसके एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, और वो भी करेंट ईयर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लिखा जाता है। कोई दिक्कत है? और इसमें बोलता है कि चाहे वो रेवेन्यू का खर्चा हो, चाहे कैपिटल का खर्चा हो, यानी चाहे आयगत व्यय हो, चाहे पूंजीगत व्यय हो, उसको हम पेमेंट साइड में दिखाएंगे, सॉरी डेबिट साइड है ना, तो आयगत आय हो या पूंजीगत आय हो, दोनों को हम लोग यहाँ लिखते हैं। और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? तो जस्ट इसका उल्टा, अभी जो बताए आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय को इसके क्रेडिट में लिखते हैं, और आयगत आय और पूंजीगत आय को इसके डेबिट में लिखते हैं, चाहे किसी भी साल का हो। जबकि इसके क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? सिर्फ करेंट ईयर का रेवेन्यू रिसिप्ट लिखते हैं, सिर्फ करेंट ईयर का रेवेन्यू रिसिप्ट लिखते हैं कि कितना रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ है और कितना बाकी है एक साल के अंदर, उसको इसके क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इस खाते के क्रेडिट पक्ष में केवल वर्तमान वर्ष की आयगत प्राप्तियों को लिखा जाता है, केवल करेंट ईयर के रेवेन्यू रिसिप्ट को लिखा जाता है, चाहे वो पैसा मिला हो या पैसा नहीं मिला हो। इस खाते में हम लोग वही काम करते हैं क्रेडिट में। अब चलते हैं फोर्थ में। फोर्थ में क्या लिखा है? अकाउंटिंग ऑफ एडजस्टमेंट्स। क्या इसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं या इसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करते हैं। देखिए लिखा भी है, केवल नगद व्यय और नगद आय का लेखा करने के कारण इस खाता में समायोजन के लेखा जैसे अदत्त व्यय, अदत्त आय आदि नहीं होता है। मतलब है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कभी भी एडजस्टमेंट्स नहीं करते हैं। एडजस्टमेंट का पूरा काम किस में करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एडजस्टमेंट का पूरा काम किस में करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इसमें लिखेंगे जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, डेप्रिसिएशन है, ये सारे का अकाउंटिंग हम लोग करते हैं किस में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। रिसिप्ट एंड पेमेंट में कभी भी इसका अकाउंटिंग नहीं करेंगे। अब चलता है पीरियड। कितने पीरियड का बनता है? तो बोलता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किसी भी पीरियड का रिसिप्ट और किसी भी पीरियड का एक्सपेंडिचर को लिखाएंगे। अब जैसे 2017 का बना रहे तो अगर 18 का रिसिप्ट आया, 19 का भी कोई पैसा दे दिया, 16 का पैसा दे दिया, 15 का पैसा, बोलो सब लिखो, पैसा आया ना। रिसिप्ट एंड पेमेंट में किसी भी साल का रिसिप्ट और किसी भी साल का पेमेंट लिखा जाता है, चाहे पैसा आया है ना किसी भी साल का। अब पैसा गया तो कब का दिया? मान ली 2017 का बना रहे तो 2015 को कोई पैसा बाकी था, आज दे दिए, तो आज लिखिए पेमेंट साइड में, पैसा तो गया ना आज। तो बोलता है किसी भी साल का रिसिप्ट और किसी भी साल का पेमेंट इसमें लिखा जाता है। देखिए क्या लिखा है? इसमें लिखी जाने वाली मदों का संबंध गत वर्ष, वर्तमान वर्ष और आगामी वर्ष हो सकता है। पिछले साल से भी हो सकता है, इस साल से भी हो सकता है, अगले साल से भी हो सकता है। कोई दिक्कत किसी को? पिछले साल का भी हो सकता है, अगले साल का भी हो सकता है, इस साल का क्या क्या हो सकता है? इनकम और खर्चा, जिसको हम बोलते हैं रिसिप्ट और पेमेंट। लेकिन इसमें नहीं, इसमें केवल करेंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर को लिखा जाता है। देखिए क्या लिखा है? इसमें केवल वर्तमान वर्ष के व्यय तथा आयों को लिखा जाता है। इसके अंदर सिर्फ हम करेंट ईयर के इनकम और करेंट ईयर के एक्सपेंडिचर को लिखेंगे, सिर्फ करेंट ईयर। सिर्फ क्या है? करेंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर को इसके अंदर लिखेंगे। कोई दिक्कत किसी को? अब चलते हैं ओपनिंग बैलेंस। इसमें हम ओपनिंग बैलेंस क्या लिखते हैं? तो याद कीजिएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस क्या लिखा जाता है? टू बैलेंस बीडी, यानी कैश का बैलेंस लिखते हैं। देखिए लिखा है, इस खाता का प्रारंभिक शेष कैश इन हैंड, बैंक इन हैंड होगा, बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। यानी टू बैलेंस बीडी लिखते हैं, कैश इन हैंड लिख सकते हैं, बैंक बैलेंस लिख सकते हैं और ओवरड्राफ्ट लिख सकते हैं। ये हम लोग ओपनिंग बैलेंस में लिख सकते हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस में किधर जाएगा? तो बोलता है कि इसमें, इस खाते में ओपनिंग बैलेंस होता ही नहीं है। याद कीजिए, इनकम एक्सपेंडिचर में ओपनिंग बैलेंस लिखे थे क्या? नहीं ना, वो सीधा तो हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर लिख देते थे, तो ओपनिंग बैलेंस इसमें होता ही नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं। अच्छा, इसका क्लोजिंग बैलेंस अगर यहाँ पे अगर टाइटल दे दें, देखिए नीचे क्लोजिंग बैलेंस आ गया, अंतिम शेष क्लोजिंग बैलेंस। खैर हम लोग चलिए पहले इसको कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, बैड डेप्ट और लॉसेस। तो डेप्रिसिएशन, बैड डेप्ट और लॉसेस का इसमें कोई हिसाब किताब? बताओ, डेप्रिसिएशन से पैसा आएगा जाएगा? तो जिससे पैसा आता है, जिससे पैसा जाता है, उसी को ना इसमें लिखते हैं। तो डेप्रिसिएशन से ना पैसा आएगा ना पैसा जाएगा, इसलिए उसको यहाँ नहीं लिखते हैं। और बताइए, डेप्रिसिएशन के अलावा क्या बैड डेप्ट से पैसा आता जाता है? नहीं आता जाता, नहीं लिखते हैं। सब एडजस्टमेंट आइटम है, मालूम है कि नहीं? डेप्रिसिएशन भी एडजस्टमेंट आइटम है, बैड डेप्ट भी एडजस्टमेंट आइटम है, और कैपिटल लॉसेस भी एडजस्टमेंट आइटम है। वो यहाँ नहीं आएगा, वो सब यहाँ का आइटम ही नहीं, इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट में उसको नहीं दिखाया जाता है। लेकिन ये तीनों को यहाँ दिखाया जाता है। देखो इसको क्या बोलता है? इस खाते में ह्रास, अप्राप्य ऋण और पूंजीगत हानियों का लेखा किया जाता है। इसमें तीनों को दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट आइटम कहाँ जाता है? इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो नहीं जाता है। तो इसलिए यहाँ पे
कभी भी एडजस्टमेंट्स आइटम को नहीं दिखाया जाएगा और इसमें एडजस्टमेंट्स आइटम को दिखाया जाएगा। इसको बैठ के घर में पढ़ना बालक। ये हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब ये 5-5 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दे रहे हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दे रहे हैं। आपको इसको लिखना है, तरीके से लिखते जाइए। मेरा दावा है कि अगर आप जितने मॉडल सेट आपको मिल रहे हैं आप उसका प्रिपरेशन करेंगे तो ओवरऑल प्रिपरेशन एक साथ हो जाएगा। आप चैप्टर वाइज में उलझ जाएंगे, नहीं सकेंगे आप, समय आपके पास कम है। तो पूरे मॉडल पेपर की तैयारी करें तो उससे आपको आसान पड़ेगा। एकदम एक जगह पे पूरा कलेक्शन मिल जा रहा है सारे चैप्टर का। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है ना कि आपका कॉन्सेप्ट चेक होगा। अभी आप बताइए, इससे पहले क्या पढ़ रहे थे? टैली का यानी कंप्यूटर का, तुरंत कंप्यूटर से आ गया एनपीओ में, एनपीओ से भी तुरंत दूसरे को चैप्टर में चल जाएंगे, फिर दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन, फिर दूसरे चैप्टर का। तो माइक्रो सेकेंड में अपने माइंड को आप चेंज कैसे करेंगे और उसी हिसाब से अपने को सेटअप कैसे करेंगे कि 3 घंटे के अंदर हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में पूरा का पूरा आंसर कर पाएँ अच्छे से और बेहतर तरीके से कर पाएँ। अगर थ्योरी भी हम अटैम्प्ट ले रहे हैं तो थ्योरी ऐसा लिखेंगे सामने वाले को समझ आए कि हाँ इस बच्चे को जानकारी है कुछ। कहानी लिख के नहीं लाना, जो मन किया वो लिख दे। थोड़ा मेहनत करेंगे अच्छा बन जाएगा। और अभी बहुत प्रयास कर सकते हैं, 2 दिन अभी बहुत है आपके लिए, कोई दिक्कत है? 2 से 3 दिन अभी बहुत है। तो चलते हैं आगे। अब बताइए, उधार क्रय और विक्रय का, तो याद रखिएगा उधार खरीदने और बेचने का तो इसमें तो नहीं होगा क्योंकि इसमें पैसा आता है तब लिखते हैं, जाता है तो लिखते हैं। उधार खरीदने और बेचने से ना पैसा आता है ना पैसा जाता है। इसमें देखिए लिखा है उधार क्रय और विक्रय का लेखा नहीं होता है। कोई दिक्कत है? देयर इज़ नो अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल इन दिस बुक। अब देखो इसमें बोलता है इसमें होता है क्योंकि इसमें उधार खरीदने का भी और उधार बेचने का भी होता है। तो बोलता है इसमें वर्तमान वर्ष के उधार क्रय और उधार विक्रय का लेखा किया जाता है, केवल वर्तमान साल का। लेकिन करेंगे जरूर क्योंकि एडजस्टमेंट्स है तो करेंगे हम लोग उधार का। इस साल का हम लोग लिखेंगे तो करेंगे। अंतिम बैलेंस फिर आपको बता दें कि अगर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट बना रहे हैं तो अंतिम में वही तीनों बचता है जो ओपनिंग होता है। रिसिप्ट पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस होता है कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लोजिंग में वही है कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट। लेकिन इसका जब ओपनिंग नहीं होता है तो क्लोजिंग भी नहीं होता है। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस हम लोग निकालते हैं कैलकुलेट करके, जिसका नाम क्या होता है? सरप्लस और डेफिसिट। याद कीजिएगा, ओपनिंग तो होता ही नहीं है, क्लोजिंग में हम लोग क्या निकालते हैं? सरप्लस या डेफिसिट। कहीं कोई दिक्कत है? ये हम लोगों का क्लोजिंग बैलेंस होता है। और लास्ट लिखते हैं हम लोग क्लोजिंग बैलेंस को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। तो बोलता है इसका अंतिम शेष अगले साल ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको अगले साल क्या कर देते हैं? ओपनिंग बैलेंस। याद कीजिएगा, जो आप रिसिप्ट पेमेंट बना रहे हैं तो उसका जो सीडी होता है अगले साल का रिसिप्ट पेमेंट का बीडी होगा कि नहीं? जबकि इसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाता है? कैपिटल फंड में जाता है। आप अगर एनपीओ पढ़े होंगे तो याद रखिएगा इसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाता है? कैपिटल फंड में जोड़ते होंगे। कैपिटल फंड में इसको हम लोग जोड़ देते हैं। वही लिखा है कि इसका अंतिम शेष पूंजी कोष में हस्तांतरित कर दिया जाता है, कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाता है। ये हम लोग ग्रुप ए का क्वेश्चन देखें। ग्रुप ए में कितने क्वेश्चन थे? 3, और 3 में तीनों का आंसर करना है। अब हम लोग चलते हैं ग्रुप बी, और ग्रुप बी में कितने क्वेश्चन होंगे? 7। तो 7 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके पास। देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास और इसका आंसर हम लोगों को करना है। तो चूँकि इसका आंसर सब लाइव बना के दिखा देंगे तब समझ में आएगा। तो पहले क्वेश्चन को समझिए क्योंकि ये स्क्रॉल होगा तो ऊपर चला जाएगा और हमको नीचे बनाना है, तो बार बार ऊपर नीचे हम लोगों को करना पड़ेगा। बोलता है कि जिम खाना क्लब की रोकड़ बही से प्राप्त निम्नलिखित सूचनाओं से 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय व्यय खाता बनाइए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टेकन फ्रॉम कैश बुक ऑफ जिम खाना क्लब प्रिपेयर। देखिए सिर्फ बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम लोग चाहेंगे तो यहाँ भी साइड में बना सकते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट साइड में बना सकते हैं, इसको छोटा करके साइड में बना सकते हैं। सो हम लोग डायरेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर ही बना लेते हैं। ये हमारे पास रिसिप्ट है, ये हमारे पास पेमेंट है और ये हमारे पास एडजस्टमेंट्स। और आपको हम बता चुके हैं कि एडजस्टमेंट्स रिसिप्ट पेमेंट में जाता, सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है कि नहीं जाता। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसको छोटा कर दें, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अप डाउन कर लेंगे इसको। हम लोग इसी को अप डाउन करके देखते चले जाएंगे और यहीं पे बना देते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट्स पढ़ लीजिए क्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है तो आपको एडजस्टमेंट का एक आइटम देखना है, दूसरा पोस्टिंग भूल जाना है। दूसरा पोस्टिंग बैलेंस शीट में होता है ना। तो पहला है कि चंदा 120 रुपया बाकी है। हम लोग जानते हैं कुछ नहीं लिखा है तो कौन सा बाकी होगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग? कुछ नहीं हो तो क्लोजिंग होता है। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 120, याद रखना है, जोड़ देंगे।
और सामान्य व्यय 45 रुपये और मजदूरी इतना रुपया बाकी, ये भी जुड़ेगा अपने में, सब आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग है। उसके नीचे क्या है कि ओपनिंग बैलेंस है स्टेशनरी का और क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ परचेज ऑफ स्टेशनरी होगा, देखिए है, तो स्टेशनरी कंज्यूम निकाल लेंगे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करके कंज्यूम निकलता है ना, कंज्यूम स्टेशनरी। उसके बाद डेप्रीसिएशन है फर्नीचर का, वो हम लोग डेप्रीसिएशन में लगा लेंगे, और यहाँ हमको लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये डेप्रीसिएशन आपको खर्चा में दिखा देना है, क्योंकि हम लोगों को बैलेंस शीट नहीं बनाना है। उसके नीचे है लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटलाइज करना, वो तो हम लोग ऐसे भी मानते हैं। इंट्रेंस फी का आधा बोलता है कि रेवेन्यू मानिए, तो आधा यहाँ लेंगे, और एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का 19 रुपया बाकी है ब्याज, वो यहाँ लेंगे, इन्वेस्टमेंट तो यहाँ नहीं जाता है। शुरू करें, बहुत ही सिंपल बनेगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 1 साल का ना बनाते हैं, 1 साल का हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे। चलिए बताइए इधर क्या जाएगा सबसे पहले, इनकम एक्सपेंडिचर में सबसे पहले इधर क्या जाता है, इधर एक्सपेंडिचर जाता है, मालूम है कि नहीं, इधर क्या जाता है एक्सपेंडिचर, इधर क्या जाता है इनकम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेंडिचर में कौन कौन सा, पहले इनकम ही साइड लिख लेते हैं, इधर इनकम साइड है ना, इधर से छांट छांट के लिख देते हैं। कैश बैलेंस तो यहाँ जाएगा नहीं, एसेट्स में जाता है। दूसरा है एनुअल सब्सक्रिप्शन, तो जाएगा ना, इधर देखिए बाई सब्सक्रिप्शन, कितना है चंदा, 652 है, 652, और एडजस्टमेंट कितना है 120। तो बताओ 652 में 120 रुपया आउटस्टैंडिंग है ना, तो एडजस्ट करेंगे कितना आता है 772, आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, चंदा बाकी था। अब देखो इसका एक और ट्रीटमेंट होता है, लेकिन हम लोगों को बैलेंस शीट नहीं बनाना है तो छोड़ दे रहे हैं, यहीं पे लिख के। दूसरा क्या है, लाइफ मेंबरशिप को बोला था कैपिटलाइज कीजिए, कैपिटलाइज मतलब समझते हैं बैलेंस शीट में लिखिए, तो हम लोग यहाँ तो लिखने वाले हैं नहीं, लेकिन इंट्रेंस फी का आधा बोला था, इंट्रेंस फी का आधा रिवेन्यू मानना है। तो इंट्रेंस फी कितना है, इंट्रेंस फी आप लोग पास PDF है ना, बताते जाइए, इंट्रेंस फी कितना है 100 रुपया। इंट्रेंस फी कितना है 100 रुपया, तो 50 रुपया ना इनकम माना जाएगा, कितना इनकम माना जाएगा 50। उसके आगे बताइए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो पहले से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है कितना, कितना पहले से 496। और इसमें देखिए नीचे लिखा है कि 19 रुपये मेरा ब्याज बाकी है, तो 19 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो अगर 19 रुपये आउटस्टैंडिंग होगा तो 19 रुपये जोड़ दीजिए, तो कितना आता है 9 6 15, 9 1 10 और 5 10 और 1 11, 515 रुपया, कितना आएगा 515। देखिए इस साइड का सारा आइटम लिख लिए। अच्छा सन्ड्री रिसिप्ट बाकी है, सन्ड्री रिसिप्ट बाकी है, कितना अमाउंट है, कितना 32। देख लीजिए रिसिप्ट साइड के सारे आइटम्स को हम लोग लिख लिए, कहीं कोई दिक्कत है। अब चले पेमेंट साइड के आइटम को लिखना, तो पेमेंट साइड से आइटम हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करते चले जाते हैं, ठीक है। तो पेमेंट साइड में सबसे पहला आइटम क्या देखिए आप लोग, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी, फर्नीचर, फर्नीचर तो जाएगा नहीं, रेंट, स्टेशनरी, यानी 1 2 3 4 आइटम जाएगा, ठीक है। BD नहीं जाएगा, फर्नीचर नहीं जाएगा, कोई दिक्कत है। तो चलिए अब हम लोग फिर से शुरू करते हैं इसको। तो पहले सबसे पहले बताइए क्या है जनरल एक्सपेंसेज, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा जनरल एक्सपेंसेज में 45 रुपये बाकी है, अमाउंट कितना है 216 प्लस आउटस्टैंडिंग 45, 6 5 11, 4 1 5 और 1 6, 261 आएगा 261। उसके बाद कौन सा अमाउंट है, सैलरी, एक साथ है सैलरी एंड वेजेज, सैलरी एंड वेजेज कितना है 220, उसमें भी आउटस्टैंडिंग है वेजेज का, देखिए यहाँ पे कितना आउटस्टैंडिंग है 80 रुपये का,
तो 300 रुपये हो गया। उसके बाद फर्नीचर तो यहाँ जाता नहीं है, लेकिन डेप्रीसिएशन ऑफ फर्नीचर है, देखो नीचे 50 रुपये है, तो लिख दीजिए। तो खर्चा है ना वो, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है 50। उसके बाद रेंट एंड टैक्स। अब बताइए रेंट एंड टैक्सेस यहाँ जाएगा, लेकिन रेंट में शायद आउटस्टैंडिंग है, रेंट में आउटस्टैंडिंग नहीं है ना, रेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, नहीं, तो रेंट एंड टैक्सेस पूरा चला जाएगा। कितना है रेंट एंड टैक्सेस 224। उसके बाद स्टेशनरी खरीद रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, स्टेशनरी खरीदना कभी नहीं जाता, कंज्यूम्ड जाता है। कितना आप स्टेशनरी कंज्यूम कर रहे हैं, स्टेशनरी कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे कंज्यूम्ड, तो आप सभी लोग जानते हैं ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो यहाँ देखो यहीं से हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। ओपनिंग स्टेशनरी कितना आपके पास, स्टेशनरी का ओपनिंग 200 प्लस परचेज यहाँ दिया है 50, तो हो गया 250। ओपनिंग है 200, खरीदे 50 का, तो 250 माइनस क्लोजिंग 75, 250 में 75 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा 175 बचेगा, हाँ या नहीं। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो निकाले 175 रुपया, तो स्टेशनरी कितना आएगा 175। कन्फ्यूज मत होइएगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग से निकलता है कंज्यूम्ड। और कोई आइटम है, कैश बैलेंस है, और तो कुछ नहीं है। अब यहाँ से देखिए एक करके सब लिए कि नहीं लिए, यहाँ से भी चेक कर लीजिए कि हमने सारा एडजस्टमेंट, यहाँ तो सारा आइटम ले लिए। चंदा का हो गया, उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस का हो गया, वेजेस का हुआ 80 रुपया, ओपनिंग क्लोजिंग का बैलेंस हो गया, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बन गया आपका क्वेश्चन। बताइए इसका टोटल कर सकते हैं, सरप्लस निकाला जा सकता है। सरप्लस आ रहा है, क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है, तो सरप्लस यहाँ आएगा ना। क्या करेंगे पहले, क्रेडिट साइड टोटल करेंगे, उठाकर यहाँ लाएंगे और यहाँ पे निकलेगा हमारा क्या सरप्लस, क्या निकलेगा सरप्लस। बनाया जा सकता है। आप सभी लोगों को इसका सरप्लस निकालना है कि कितना आएगा सरप्लस का अमाउंट। कोई दिक्कत किसी को, बन सकता है। अब इसको आराम से ठंडे दिमाग से सोचिए कि अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आराम से बन सकता है कि नहीं, टफ तो नहीं होना चाहिए। अगर हमको बैलेंस शीट भी बनाने देता है तो नीचे बैलेंस शीट भी बना देते हैं हम लोग, तो हम लोग बैलेंस शीट का भी क्वेश्चन देखेंगे। बैलेंस शीट का भी क्वेश्चन बनाने से आपको और समझ में आ जाएगा कैसे इसको बनाएंगे। कोई दिक्कत, कंज्यूम निकालने का एक ही तरीका है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कोई दिक्कत है, इस फॉर्मूले में सेट करें। परचेज यहाँ पे दिया हुआ स्टेशनरी परचेज, परचेज किए होंगे तभी ना पेमेंट हुआ होगा, परचेज किए होंगे तो पेमेंट हुआ होगा ना। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर क्या बना, लॉन्ग में 1। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए पूरा जगह खाली है, आप आराम से बनाते रहिए। ये ब्रांच का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, ब्रांच का। अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे, पढ़िए समझिए क्या बनाना है इसमें। आपको सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाना है। हेड इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में आपको क्या बनाना है, ब्रांच अकाउंट बनाना है। कैसे बनाएंगे ब्रांच अकाउंट, देखिए कितना अच्छा है कि अभी आप रिसीव पेमेंट पढ़े, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जाके घर में उसका क्वेश्चन बना लीजिएगा, तुरंत ब्रांच आ गया। अब ब्रांच भी पढ़ लेंगे तो ब्रांच का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कि ब्रांच में ऐसे लिखा जाता है, घर में उसको रिवाइज कर लेंगे। यही तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका है। एक बार में पूरे बुक का रिवीजन कीजिए और साथ ही साथ आगे बढ़ते चलिए। तो बताइए ब्रांच का क्वेश्चन बना लेते हैं। यहाँ प्रॉफिट भी लिख दिया है, कितना बैलेंस आएगा 60,600। चलिए कोई बात नहीं। तो बोल रहा क्या कि माया विक्रय भंडार भोपाल की एक शाखा रायपुर में है। शाखा को प्रधान कार्यालय द्वारा माल लागत में 33.33, देखें लागत में 33.33 है, तो 1/4 होगा ना, जोड़कर भेजा जाता है। शाखा की सभी रोकड़ प्राप्तियां स्थानीय बैंक, मतलब जितना कैश आता है ब्रांच के पास सब हेड ऑफिस भेज देता है, यही बात यहाँ लिखा है। तो आपको सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाना है। ओपनिंग स्टॉक है, डेटर्स ओपनिंग है, गुड सप्लाइड है, खर्चा है, उसके बाद पैसा भेजा है, सो कितना, क्लोजिंग स्टॉक है। देखो क्लोजिंग डेटर यहाँ पे नहीं है, क्लोजिंग डेटर नहीं है, क्लोजिंग डेटर नहीं है, लेकिन क्लोजिंग डेटर नहीं है तो क्लोजिंग डेटर निकालेंगे, क्या दिक्कत है, क्लोजिंग डेटर हम लोग निकाल लेंगे। कोई दिक्कत किसी को, क्लोजिंग डेटर निकालना पड़ेगा, बिना क्लोजिंग डेटर निकाले आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए क्लोजिंग डेटर के लिए साइड में डेटर अकाउंट भी बना लेंगे, और नहीं भी डेटर बनाएंगे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्लोजिंग डेटर। तो सिर्फ हम लोग को ब्रांच अकाउंट बनाना है। इस साइड बनाया जाए, चलिए ब्रांच बना के दिखा देते हैं। आप जानते हैं ना ऊपर हेड ऑफिस के बुक में बनता है ब्रांच,
तो वो सब नहीं लिख रहे हैं, सीधा ब्रांच अकाउंट लिख रहे हैं। और लोडिंग है, लोडिंग हटाएंगे ना। चलिए सबसे पहले ब्रांच में लिखते हैं टू बैलेंस BD, लिखते हैं टू बैलेंस BD। स्टॉक कितने का है बाबू लोग? देखो स्टॉक का वैल्यू कितना है 12,000 और डेटर कितने का है? डेटर है 1500 का। कोई दिक्कत है? उसके बाद लिखते हैं टू गुड सप्लाइड, माल भेजता हुआ लिखते हैं ना, तो गुड सप्लाइड लिखिए कितना है 80,000 का माल भेज रहा है, इनवॉइस पर भेज रहा है, याद रखना है। उसके बाद आता है टू कैश सेंड फॉर, कैश सेंड फॉर किसके किसके लिए भेज रहा है, खर्च बताइए। रेंट है, रेंट वगैरह के लिए कितना भेज रहा है? रेंट रेट्स के लिए 3200 और अदर एक्सपेंसेस के लिए कितना भेज रहा है 4,800। ये अदर के लिए और कोई खर्च भेजा है क्या? नहीं। यहाँ तक बस इतना ही जाता है। तीन ही चीज़ डेबिट साइड में ज़्यादातर जाता है। पहला ओपनिंग स्टॉक, दूसरा जो हेड ऑफिस माल भेजेगा और हेड ऑफिस खर्चा भेजेगा। अब ब्रांच का ड्यूटी आता है भेजने का। ब्रांच क्या भेजेगा? तो सबसे पहले यहाँ बोलता है कैश सेंड टू HO हेड ऑफिस। कितना भेजे हैं लिखा भी है, अमाउंट डिपॉजिटेड इन हेड ऑफिस। देखिए कितना है 1,24,000 हमने अमाउंट डिपॉजिट कर दिया हेड ऑफिस में। कितना अमाउंट डिपॉजिट कर दिया? 1,24,000 रुपया हमने डिपॉजिट कर दिया हेड ऑफिस के बुक में। कोई दिक्कत किसी को? अब 1,24,000 डिपॉजिट, उसके बाद क्रेडिट साइड में क्या जाएगा? और क्रेडिट साइड में जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, और तो कुछ नहीं है। तो लिखिए बाई क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? तो स्टॉक दिया हुआ आपके पास, स्टॉक कितना है 4,800। उसके बाद 14,800 और डेटर मेरे पास मिसिंग है, देख लीजिए। इसका 14,800 गया ना, डेटर मिसिंग है। ये क्या है देखिए, ये जानकारी कैश सेल एट द ब्रांच, ब्रांच में नगद बेच रहे हैं। कोई मतलब है इसका? बताइए क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि कैश सेल का ज़रूरत हमको तब पड़ता है ना जब हम ये निकालते हैं कि कितना पैसा भेजना है। मेरे पास तो निकाल के दिया हुआ कितना पैसा भेजना है 1,24,000। हाँ या नहीं? जब आप 1,24,000 भेजे हैं तो इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो थोड़ा मिला भी लेना, चेक भी कर लेना सही है कि नहीं। हम कितना भेजे हैं 1,24,000 अगर आप भेजे हैं तो हिसाब आपका परफेक्ट है। बताइए 1,24,000 आप भेजे हैं हेड ऑफिस को, कहाँ से पैसा लाए होंगे, कैसे लाए वो हिसाब दे रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कितना का नगद बेचे थे 1,06,500 का नगद बेचे, वहाँ से पैसा आया। और डेटर से आया है, देखो कहीं कैश रिसीव फ्रॉम डेटर होगा। अच्छा नहीं है, तब देखो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर निकालने में काम देगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर निकालने में काम देगा। कोई भी चीज़ गलत नहीं होता, जानकारी दिया है तो कहीं ना कहीं काम देगा। कैसे पता चलेगा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितना? क्योंकि हम लोग यहाँ कौन सा पैसा भेजते हैं 1,24,000 भेजते हैं ना, 1,24,000 भेजे हैं उसको, तो कौन कौन पैसा भेजते हैं? दो ही पैसा भेजते हैं, एक जो हम नगद बेचते हैं वो, और जो हमको डेटर से मिलता है। तो 1,24,000 में हम 1,06,500 का तो नगद बेचे हैं, तो बाकी जो बचा वो पैसा कहाँ से आएगा? डेटर से ही वसूल किया। कितना बचा बाकी? 500 बचा और 6 के साथ 7 7 14 एक 17,500 रुपये हमको डेटर से मिला होगा। ठीक से समझोगे, 17,500 किससे मिला होगा? डेटर से। क्योंकि हम पैसा तो दो ही भेजेंगे, मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? या तो हम नगद मेरा ब्रांच बेचा होगा या तो डेटर से वसूल के लाया होगा। तो नगद बेचा वो दिया जानकारी, लेकिन डेटर से कितना वसूल है जानकारी नहीं है। तो डेटर से कितना वसूल है 17,500, याद रहेगा। एक चीज़ और है, देखिए नीचे क्या लिखा है कि उधार बिक्री कितना है वो भी जानकारी नहीं, लेकिन ये लिखा है कि उधार बिक्री ना जितना डेटर से आप वसूलें उससे 2,500 ज़्यादा है। तो उधार कितना बेचोगे? डेटर से जितना वसूलते हैं उससे 2,500 ज़्यादा उधार बेचे हैं, तो उधार कितना बेचोगे 20,000। कहीं कोई कन्फ्यूजन है? 17,500 का उधार वसूल है, उससे 2,500 ज़्यादा बेच रहे उधार, इसका मतलब 20,000 उधार बेचोगे। अब यही डेटा निकालना। देखिए डेटा कैसे निकलेगा, थोड़ा ध्यान देना। ओपनिंग कितना था? ओपनिंग डेटर है आपका 1,500। 1,000 कहाँ पता, 100 को 1,000 गिन लेता है।
हम लोग लेजर दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में जो आप जानते हैं, एक हम लेजर मतलब ये नॉर्मल स्टेटमेंट फॉर्मेट है, आप लोग लेजर फॉर्मेट जानते हैं कि डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड, हम उसको स्टेटमेंट में बना रहे हैं। हम डेटर का निकालें, मेरे पास शुरू में उधारी था कितना 1500, उधार कितना बेचें क्रेडिट सेल, याद कीजिए अभी कितना बताए थे 20,000, क्रेडिट भी 17,500, तो हमारा कैश रिसीव्ड है, उसे 2500 ज़्यादा बेच रहे हैं उधार, तो उधार कितना बेचे होंगे 20,000। तो बताओ जी अगर मेरा मार्केट में 1500 को उधारी है, लेना है 1500, अब 20,000 और उधार बेच दिए तो उधारी टोटल कितना हो गया 21,500। उसमें देखो कुछ पैसा डूबा हुआ है क्या, कहीं लिखा है बैड डेप्ट वगैरह, कहीं कैश मतलब गुड्स रिटर्न करा है कोई कस्टमर, मेरा डिस्काउंट दे रहे कस्टमर को, नहीं दे रहे हैं, तब आपके पास सिर्फ जो क्लोजिंग डेटर बचा होगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे कि 21,500 रुपये टोटल हमको मार्केट से वसूलना था, जिसमें से कितना वसूलें बाबू लोग, तो कलेक्ट कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, वसूलना था 17,500, सॉरी 21,500, अब 17,500 वसूले हैं, तो इसका मतलब है 4,000 रुपया वसूलना बाकी है, और यही 4,000 क्या कहलाता है क्लोजिंग डेटर, क्या कहलाता है क्लोजिंग डेटर। याद रहेगा, याद रहेगा ना, तो यही क्लोजिंग डेटर हम लोग को निकालना है। अब इसको लेजर बना के निकालेगा तो भी वही आएगा, और हम लोग स्टेटमेंट में डायरेक्ट निकाल दिए तो भी वही आ रहा है। समझ आया कि नहीं आया। उधारी सोचिए, मार्केट में 1500 उधार था, राम नाम का आदमी उधार लिया था मेरे से, फिर 20,000 का और उधार ले लिया, तो टोटल हो गया 21,500 का। अब पैसा कितना दिया है, तो कितना बाकी है, इससे अगर इससे कम बाकी होता, अगर कुछ पैसा डूब जाता तो कुछ हम उसको डिस्काउंट दे देते, तो कुछ माल वापस कर देता तो कुछ नहीं किया भैया, तो 4,000 तो उधार है। अब लोगों को क्लोजिंग डेटर चाहिए था यहाँ पे क्वेश्चन बनाते समय, तो चलिए देखिए क्लोजिंग, इसको लिख लिया अब लोग। चलिए अब हम लोग क्लोजिंग डेटर निकालेंगे, कितना निकला हम लोग का 4,000 क्लोजिंग डेटर निकल गया, सारा कुछ हो गया पोस्टिंग। अब हम लोग क्या निकालेंगे, लोडिंग हटाएंगे, क्या हटाएंगे लोडिंग, इधर ध्यान दीजिए लोडिंग कैसे हटेगा, ओपनिंग स्टॉक का इधर हटाएंगे, क्या बताए थे ओपनिंग स्टॉक में 1/5 ना करना है, 33% है सर, तो 33 मतलब 33.33 बटा 133.33 करोगे तो 1/4 ही आएगा काट के, तो इसका 1/4 निकाल दो, कितना आता है 12,000 का, 12,000 इंटू 1/4 कितना आता है 3,000 आएगा। इसका लोडिंग हटाओ, गुड सप्लाइड का कितना आएगा, कितना है गुड सप्लाइड 80,000 का 1/4 कर दो, 1/4 20,000 आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक का इधर निकाल दो, और कहीं स्टॉक है, कितना है क्लोजिंग स्टॉक 14,800 है, कुछ भी किसी का बोल देता है, कितना आता है 4 तिया 12, 7 चौके 28, 3700 ना आएगा। अब टोटल कर सकते हैं, बैलेंसिंग कर सकते हैं, बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट साइड टोटल करना होगा, क्रेडिट साइड का टोटल उठा के डेबिट साइड लाना होगा, और यहाँ जो निकलेगा उसको किस नाम से लिखते हैं, याद कीजिए ब्रांच में क्या लिखते हैं जनरल पीएल अकाउंट, ये आपका क्वेश्चन है जनरल पीएल अकाउंट। कहीं कोई दिक्कत है, ये हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ब्रांच का जनरल पीएल में। आराम से वीडियो चला के लिखते रहिएगा, वीडियो में सारे रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ भी जगह पूरा छोड़ा हुआ था आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 याद कीजिए, कौन सा चैप्टर से, नाम ही लिख दिया ऊपर में, लिफो मेथड। मालूम है कैसे करेंगे, लिफो मेथड से इसको रिकॉर्ड करना है। इसका आंसर भी आपके पास दिया, तो लिफो मेथड से कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो कुछ क्वांटिटी इधर कुछ क्वांटिटी इधर। लिफो मेथड यहीं पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस छोटे से वाले में लिफो मेथड बनेगा ही नहीं। क्या इसमें लिफो मेथड बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग यहीं पे बना लें लिफो मेथड। क्वेश्चन आपके पास है, सब लोगों के पास क्वेश्चन बताते जाइए। यहाँ पे हम लोग बना के दिखा देते हैं लिफो मेथड से कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं स्टॉक को, स्टॉक रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे लिफो मेथड से। कोई दिक्कत किसी को?
कौन सा मेथड चल रहा है? लिफो मेथड से। आप सभी लोग पढ़े हैं बहुत अच्छे से, सिर्फ हम स्टार्टिंग करके और इसको बना के दिखा देते हैं कैसे बनेगा। यहाँ क्या होगा? डेट। यहाँ पे क्या होता है? रिसिप्ट के बाद यहाँ लिख सकते हैं इशू। मटेरियल भेजना है, पैसा थोड़ी देना है। और यहाँ लिखते हैं, कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे 3 कॉलन आएगा, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। क्वांटिटी, रेट। चलिए फर्स्ट सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आपके पास कुछ दिया है, कुछ ओपनिंग बैलेंस है। कितना बैलेंस ओपनिंग? डेट बता दीजिए। 2010 फरवरी 1 को ओपनिंग बैलेंस अपने पास। तो ओपनिंग बैलेंस तीनों में ब्लैंक होता है। आपके पास 400 kg है, ध्यान दीजिएगा। 400 क्या है? ₹400 kg क्या रेट है? 11 रुपया। तो 411 कितना होता है? 4400 होगा। कहीं कोई दिक्कत है? ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 11 रुपये के रेट में कितना हो गया? 4400 हो गया। चलिए उसके बाद देखिए, अब इशू हो रहा है कितना? डेट बाई डेट ध्यान देते जाइएगा। डेट बाई डेट देते हैं। फरवरी 3, उसके पहले रिसीव नहीं है ना। चलिए तो देखो इशू हो रहा है तो रिसीव में ब्लैंक कीजिए। अब कितना पीस इशू हो रहा है? 300 पीस। अपने पास कितना स्टॉक है? हम लोग पढ़ रहे हैं मटेरियल इशू। मटेरियल कंट्रोल कैसे करेंगे? तो मटेरियल इशू का तरीका भैया आपको खुद सोचिए कि आप गोदाम में किसी गोदाम के मालिक हैं और आपके पास अभी ओपनिंग में स्टॉक कितना है? 400 kg है, 11 कैरेट से 4400 को माल पड़ा हुआ है। अब आपको ऑर्डर आ गया कि भेजो उसमें से 300 माल, तो 300 इसी में ना भेजेगा। तो इसमें से 300 क्वांटिटी भेजेंगे। 11 कैरेट से कितना आता है? 3300। तो बचेगा कितना बाबू लोग? 100 ही बचेगा आपके पास, हाँ या नहीं? यही काम आपको करना है। 3 फरवरी के बाद बताइए क्या हुआ है? थोड़ा ध्यान देना है। सिस्टमेटिक डेट 10 फरवरी को क्या हो रहा है? रिसीव कर रहे हैं। कितना रिसीव कर रहे हैं? 200। कितना रेट? 12। तो 12 दूनी 2400 होगा। अब आपके पास यहाँ देखो स्टॉक में क्या बचेगा। तो स्टॉक में बचेगा 100 पीस ये वाला है, 11 कैरेट से 1100। और फिर हम रिसीव की कितना? 200, 12 कैरेट से 2400। अब मेरे पास 2 मटेरियल है, 2 अलग अलग रेट का। अब फरवरी उसके बाद कितना है? 12 फरवरी को क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं। यहाँ देखो यहीं पे लगेगा फीफो मेथड। यहीं पे कौन सा मेथड लगेगा? फीफो नहीं, लिफो है। लिफो का मतलब क्या होता है? देख लो यहाँ पे लग रहा है लिफो मेथड। लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट का मतलब होता है कि जो पहले लेट आया है ना, जो बाद में आया है उसको पहले बेचेंगे। तो बाद में इसमें से कौन सा है? 200 या 100? तो जो 200 बाद में आया था, लिफो मतलब लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। जो मटेरियल लास्ट में आया है उसको पहले बेचो। तो लास्ट में कौन आया है? 200। तो पहले ये 200 में बिकेगा, उसके बाद घटेगा तो ऊपर वाला से निकालेंगे। तो पहले बताओ कितना इशू किया? 100 ही इशू किया। तो 100 इसमें से निकल सकता है ना। तो हम किस में से बेचना है? 100 में से या तो 100। तो 200 का रेट क्या है? तो 12 के रेट में ना बिका होगा। तो 1200। अब देखिए स्टॉक बचा 100 वाला पुराना बचा हुआ है मेरे पास 11 के रेट में 1100, हाँ या नहीं? और नया स्टॉक कितने का है? और नया स्टॉक 100 ही रुपये होगा। 12 के रेट से 1200 है। कहीं कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बस यहीं पहली जगह पे आपको लिफो मेथड दिखा। उसके बाद बताइए क्या हुआ? 14 फरवरी को क्या हुआ है? फरवरी 14 को इशू हुआ है ना। कितना पीस इशू हुआ है? 200 पीस।
इशू हुआ है तो अब कुछ नहीं बचेगा, बताओ। अब 200 पीस इशू हुआ, पहले कौन बेचेंगे? पहले 100 जाएगा 12 वाला, 1200 जाएगा, अब फिर ये 100 जाएगा 11 वाला, 1100। अब अपने पास कुछ नहीं बचा, कुछ बचेगा? सारा माल तो लेके चला गया, अब खाली हो गया, गोदाम खाली है। अब हम लोग रिसिप्ट करेंगे। देखिए कितना तारीख है, फरवरी 15 को हम लोग रिसीव कर रहे होंगे। देखिए 300 रेट बताइए, 14 तो 4200 रुपये का माल, ये ब्लैंक मारिए, यहाँ 14 300 पीस है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है? अब इसके बाद बताइए क्या किए, क्या किए हैं? फिर इशू किए हैं, तब इशू करिए 18 को, फरवरी 18। अब इशू किए हैं तो बताइए, अपने पास एक ही माल है तो इसी को ना बेचना होगा। कितना इशू किए? तो 200 इशू किए, क्या रेट है? 14, तो 14 दुनिया 2800। तो बताइए 300 में 200 इशू कर दिया, 100 बचा, 14 के रेट में 1400। आसान है। अब ये सब क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आते हैं एग्जामिनेशन में तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही ख़राब थी। उसके बाद 25 फरवरी क्या हो रहा है? 25 फरवरी रिसीव कितना अमाउंट? 400 रेट 15 चौके 60, 6000 हो गया। अब इधर ब्लैंक मारिए, और यहाँ पे मेरे पास पहले से 100 पीस था, 14 के रेट में 1400, और फिर 400 रिसीव किए 15 के रेट में 6000। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब क्या हुआ है देखिए, सॉरी लास्ट है ये क्या? चलिए यहीं पे करना पड़ेगा। 26 को क्या हुआ है? इशू हुआ कितना? 400 इशू हुआ। बताइए पहले कौन सा होगा? यही नहीं बिकेगा? 400 का 400 चला जाएगा 15 का रेट वाला। यानी लिफो मेथड में क्या होगा ना कि पुराना मटेरियल रखा रह जाएगा, नया वाला जाते रहेगा। तो इसमें 100 पीस बचेगा, क्या रेट है? 1400। पुराना देखो ना पड़ा हुआ पेंडिंग अभी भी। उसके बाद क्या हुआ है? क्या हुआ है? रिसीव किया 28 को, कितना? 100 पीस रेट 16 रुपया 1600। अब मेरे पास क्या क्लोजिंग स्टॉक बचेगा? तो 100 पीस ये वाला है, 14 का रेट से 1400, और 100 पीस आया 16 का रेट से 1600। यानी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बोलेगा तो कितना है? 1400 और 1600 2000 होता है, 3000 पूछेगा। 3000 आपके पास स्टॉक कितना है? तो 3000। ये हमारा है सर स्टॉक लेजर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक लेजर। ये हम लोग स्टॉक लेजर में रिकॉर्डिंग आपको बता दी है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस चैप्टर का है? डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, और इसके बाद थ्योरी आपके पास है। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन के बाद सिर्फ थ्योरी है। अब ये थ्योरी कहाँ पे मिलेगा वो भी हम आप लोग को बता देंगे कि थ्योरी का कहाँ पे हम लोग पोस्टिंग करेंगे। डेप्रिसिएशन आसान है, अगर आप देखें तो बन जाएगा। और आप लोगों को कुछ काम दिया जाए, आप लोगों को भी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन खुद से बनाना है। कोई दिक्कत है? डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आपके बुक में देखिए, समझा देते हैं अच्छे से, और आपको बन जाएगा। आपसे जगह छोड़े हुए भी है। एक कंपनी 1 अक्टूबर 2017 को एक मशीन खरीदी 2000 का, फिर एक मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2018 को 12000 का, और 1 जुलाई 2019 को जो पहला मशीन खरीदी थे 2017 में 20000 का, उसको बेच देती है 16500 में। बिक जाएगा? इसका मतलब है 2017 से, ध्यान दीजिएगा, 2017 है, वहाँ से लेके 2019 तक का डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे और उसको उस समय बेच देंगे। बेचने का समझते हैं ना ट्रीटमेंट, और नहीं जानते तो आपसे बनेगा भी नहीं। इसलिए आप पहले बेचने का सीख लीजिए कि खरीदे बेचेंगे कैसे। और उसी दिन 10,000 का एक नया मशीन खरीदते हैं, नहीं थर्ड मशीन खरीदती है। 31 मार्च 2021 को दूसरा मशीन जो ये खरीदे थे अप्रैल 2018 में, उसको 12,000 में खरीदे, जिसको 12,000 में ख़रीदा गया था 8,900 में बेच देती है।
यानी दोनों मशीन भी क्या है, रेट कितना है 10%, डीवीएम से लगाना है। क्रमागत ह्रास पत्ती का मतलब क्या होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और 4 साल का लेजर बनाना, कुछ नहीं करना। पहला मशीन खरीदे 17 में, 19 में बेच दिए, दूसरा मशीन खरीदे 18 में, 21 में बेच दिए, और तीसरा मशीन हमारे पास 10,000 का कैरी रहेगा जो हम लोग खरीदे थे 2019 में। बन सकता है, एकदम सिंपल खरीदने और बेचने का, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है और आपको खुद से बनाना है, कुछ अपने से भी बनाइए। आंसर आपके पास यहाँ दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से आंसर भी पता चल जाएगा कि आपका सही डेप्रिसिएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत है, डीबीएम मेथड लगाना है, याद रखिएगा। कौन सा मेथड से बनाना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। डीबीएम से हम लोगों को इसको बनाना है। आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, उसके नीचे है। अब ये क्या क्वेश्चन है भाई, आज तक तो आप पढ़े नहीं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है यूनिवर्सिटी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप पढ़े नहीं और हम भी नहीं पढ़ाएं आपको। क्या क्वेश्चन है, शाखा के तलपट को मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में सम्मिलित करने की विधि का वर्णन करें। कैसे आप ट्रायल बैलेंसेस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो हम लोग हेड ऑफिस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है उसका मर्ज करेंगे। तो ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका ये आंसर लिखना होगा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन हेड ऑफिस बुक। आप अगर ब्रांच अकाउंट का बुक है ना आपके पास, ब्रांच अकाउंट में चले जाएंगे एग्जाम्पल साइड में, तो आपको एक टॉपिक मिलेगा। ये टॉपिक आपको मिलेगा, क्या लिखना है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन हेड ऑफिस बुक। ब्रांच ट्रायल बैलेंस बोल रहा है कि ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को हेड ऑफिस को बुक में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो वहाँ एक टॉपिक मिलेगा जहाँ कुछ एंट्रीज लिखे हुए हैं, वो एंट्री आपको इसके अंदर लिखना है। कोई दिक्कत है, ये मेरे ख्याल से एग्जाम इलस्ट्रेशन होलसेल ब्रांच के बाद मिलेगा। होलसेल ब्रांच है ना जो पढ़ते हैं, उसके बाद ही ये उसके आसपास में मिलेगा। सबसे लास्ट में ये एक टॉपिक मिलेगा जिसमें कुछ जर्नल्स किए हुए हैं, वो जर्नल आपको करके देना है। ये क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि ब्रांच आपका है हजारीबाग में, तो हजारीबाग ब्रांच अपना ट्रायल बैलेंस मिलाता होगा ना, बनाता होगा ना, तो इसके ट्रायल बैलेंस को हेड ऑफिस अगर अपने से मिलाएगा तो कैसे मिलाएगा, कैसे इसको मर्ज करेगा। कोई दिक्कत है, लाइए हम बता देते हैं कि आंसर क्या है आप लोगों को। अगर आपके पास एस.के. सिंह का बुक है, पेज नंबर 400 में आपको मिलेगा, इंग्लिश वाले बुक में पेज नंबर 400। वैसे मैं बता देता हूँ इलस्ट्रेशन कितने के बाद है। इंडिपेंडेंट ब्रांच में मिलेगा इलस्ट्रेशन 27 के बाद, एग्जाम्पल 27 के बाद इसका आंसर आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल 27 के बाद इसका आंसर आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप एंट्रीज लिख लेंगे कि कौन कौन से एंट्री किए जाते हैं जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को हेड ऑफिस के साथ। कहीं कोई दिक्कत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है देखिए, तलपट क्यों बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, इसके द्वारा किन अशुद्धियों का पता लग जाता है, और उन अशुद्धियों का भी वर्णन कीजिए जिनका ट्रायल बैलेंस से पता नहीं लगता। इसका आंसर आप लोगों को बताया गया है, बताया गया है, सही से पढ़िए। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस चैप्टर में बताया गया था, नीड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आवश्यकता क्यों है, क्या उद्देश्य है ट्रायल बैलेंस बनाने का। दूसरा, ट्रायल बैलेंस बनाते इसमें आपको एरर्स के बारे में बताया गया। 2 तरह के एरर होता है, 1 साइडेड और 2 साइडेड। तो 1 साइडेड एरर के बारे में भी लिखना है और 2 साइडेड एरर के बारे में लिखना है। पूरा जो आपको हम पढ़ाए थे वो पूरा लिखना है, क्योंकि 1 साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस से पता चल जाता है, लेकिन 2 साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलता है। यहाँ दोनों पूछ रहा है, देखो कि वैसी गलती को बताइए जो ट्रायल से पता चल जाता है, और वैसी गलती को भी बताइए जिनका पता ट्रायल से नहीं चलता है। यानी यहाँ पर एरर के बारे में बताना है कि गलती 2 तरह की, 1 साइडेड, 2 साइडेड। 1 साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज करता है, लिखे हुए थे डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, और 2 साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करता, यानी ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलता है। और 2 साइडेड एरर कौन कौन होते हैं जो ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलता है। तो पहला होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा एरर ऑफ ओमिशन, तीसरा एरर ऑफ कमीशन, और चौथा कंपनसेटिंग एरर। और सब के बारे में आपको बताया गया, बुक में भी आपके पास रहेगा, नोट्स में भी आपके पास होगा, आराम से लिख लेंगे। और 1 साइडेड एरर कौन कौन हो सकता है, पोस्टिंग एरर हो सकता है, बैलेंसिंग एरर हो सकता है, ठीक है, पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट हो सकता है, कोई दिक्कत है, जर्नल मिस्टेक हो सकता है। यानी 1 साइडेड का मतलब एक छोटा छोटा गलती जो अनएक्सपर्ट अकाउंटेंट गलती करता है, जिसमें थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस नहीं, कुछ भी नॉलेज नहीं, वो अकाउंटेंट अगर कोई गलती करता है तो उसको 1 साइडेड बोलते हैं। और एक्सपर्ट वाले से 2 साइडेड मिस्टेक होता है। 2 साइडेड एरर कभी भी ट्रायल बैलेंस बनाने से पता नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस दोनों साइड उसका बराबर हो जाएगा, और जब उसका दोनों साइड बराबर हो जाएगा तो कभी वो गलती पता ही नहीं चलेगा। कोई दिक्कत किसी को। अब नीचे लिखा है
लेखांकन क्या है, लेखांकन की आवश्यकता बताइए और संक्षेप में इसका उद्देश्य बताइए। अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, ये आपको बताना है। क्या आपके बुक में ये मिल जाएगा, बता दिया गया है। तो अकाउंटिंग, उसका नीड और उसका ऑब्जेक्टिव तीनों लिखना। अकाउंटिंग, उसका नीड और उसका ऑब्जेक्टिव तीनों लिखना है। तो ये आपका पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट। वैसे मैं बता दूं आपको, आपकी जानकारी के लिए, तो एग्जामिनेशन में आपको सारा तो नहीं बनाना है। ग्रुप बी में कितने क्वेश्चन 7 में से बनाना है? 4। और आप गौर कीजिएगा 4 हम लोग कर चुके हैं। कोई दिक्कत है? 4 हम लोग क्या किए, कर लिए। सिर्फ आपको इधर 3 क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा 4 क्वेश्चन बनाना है। 4 न्यूमेरिकल अटेम्प्ट मारिए या थ्योरी अटेम्प्ट मारिए, लेकिन 4 ही आंसर करना है 7 में से। इसलिए कुछ क्वेश्चन का आंसर हम छोड़ दिए जो आपके लिए आसान होगा, जो आप लिख सकते हैं आसानी से, उसका क्वेश्चन और आंसर हम लोग छोड़ दिए। इसको आपको खुद से तैयार करना होगा। कोई दिक्कत है? तो ये हम लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मॉडल सेट 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट मॉडल सेट में जाएंगे।